हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पीटी 365 जो विजन आईएएस का जो मटेरियल है एनवायरनमेंट का उसको डिस्कशन कर रहे थे और 3 वीडियो ऑलरेडी हो चुकी हैं। आज उम्मीद है कि ये समाप्त हो जाएगा। अगर हम लोग कहीं इंडेक्स में ज़्यादा लंबा डिस्कशन में न लगे तो आज ये समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, जिन लोगों को ये पीडीएफ चाहिए पीटी 365 की, वो लोग ये क्यूआर स्कैन करें। ठीक है, ये क्यूआर कोड स्कैन करें और टेलीग्राम चैनल, ये क्यूआर कोड हमारे टेलीग्राम चैनल का है, तो इसको स्कैन करें क्योंकि बार बार लिंक ज्वाइन करने में दिक्कत रही थी, तो इसका क्यूआर बना दिया गया है। तो मोबाइल पे इसको स्कैन कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे पीडीएफ पड़े होंगे और भी बहुत सारे पीडीएफ होंगे, तो आप उसको जो चाहते हैं काम की वो उसको देख सकते हैं। तो पहले हम लोग ये देखते हैं हम लोग कहाँ तक कर चुके हैं डिस्कशन जो प्रीवियस वीडियो से। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ये जो पार्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट तक हो गया था। तो देखिए, हम लोग का यहाँ तक हो चुका था। पर्यावरण में यहाँ से शुरू है, पर्यावरण पेज नंबर 84 से जलवायु परिवर्तन से स्टार्ट है। ठीक है, और हम लोग ने इसको करते करते यहाँ पर हम लोग 4.43 तक पहुँच गए थे, यानी 119 पेज नंबर तक हम लोग पहुँच गए थे। ठीक है, अभी हम लोगों को कितना और करना है, लगभग मान के चलिए 143, यानी 24 पेज और के करीब हम लोग को करना है। तो देखते हैं, एक क्लास नहीं तो 2 क्लास में इसको समाप्त करेंगे। तो हम लोग का यहाँ तक हो गया था। इथेनॉल का सम्मिश्रण आज हम लोग को बेसिकली करना है। ठीक है, तो इथेनॉल के सम्मिश्रण को हम लोग कर लेते हैं आज, और आप देखेंगे पहला क्वेश्चन यही है। ठीक है, पहला चीज़ यही है कि अखिल भारतीय स्तर पर ये न्यूज़ में भी क्यों रहा है, क्योंकि इथेनॉल आपूर्ति वर्ष के प्रथम 4 माह में इथेनॉल सम्मिश्रण 7.2% तक पहुंच गया है। ठीक है, देखिए, भारत का टारगेट है 2022 तक, आपको पता होगा 2022 तक भारत का टारगेट है कि पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिक्स करना। ध्यान में रखें, 10% इथेनॉल मिक्स करना, ये भारत का टारगेट है। 7.2% तक पहुंच गया है। तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए। देखिए, यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरीके से, जो मैंने बताया कि एक स्टेटमेंट ही दे देगा कि भारत में, ठीक है, इथेनॉल आपूर्ति वर्ष के प्रथम 4 माह, या तो इतना नहीं भी देगा, बोलेगा हाल में ही भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण 7.2% तक पहुंच गया है। तो ध्यान में रखना है कि हाँ, ये कथन सही है। अच्छा, यूपी पीसीएस भी चाहे तो एक बना ही सकता है कथन कारण, है ना, लेकिन नहीं बनाएगा, ज़्यादा 90% चांस है कि नहीं बनाएगा, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, कथन कारण में बना दे रहा हूँ। बोलेगा हाल में ही भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण 7.2% तक पहुंच गया है, कथन। फिर कारण दे देगा क्योंकि भारत का लक्ष्य 2020 तक, देखिए लिखा है 2030 तक पेट्रोल में 20%, या फिर ये दे देगा भारत 2022 तक 10% सम्मिश्रण का लक्ष्य रखता है। तो इस तरह से आपको कथन कारण दे देगा, है ना। परेशान नहीं होना है, मतलब जो मैंने बताया वो चीज़ उसी हिसाब से आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे, अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में न्यूज़ देख लेते हैं एक बार, एक सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग इसको डिटेल में देख लेते हैं। गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पेट्रोल के साथ 9.5 से 10% एथेनॉल का सम्मिश्रण किया जा रहा है। तो पेट्रोल में आप देखेंगे जो दक्षिण भारत के राज्य हैं इसमें 10% तक एथेनॉल सम्मिश्रण कर रहे हैं। ठीक है, अब एथेनॉल होता क्या है, बेसिकली C2H5OH, है ना, C2H5OH, इसको बोलते हैं एथेनॉल। मतलब इथेन का जो एल्कोहल होता है, आप लोग ने इथेन सुना होगा, ठीक है, C2H6 इथेन गैस सुनी होगी। इसमें जब हम लोग एल्कोहल इसको बना देते हैं, इथेन गैस को जब इथेनॉल बना देते हैं, बेसिकली एल्कोहल बना देते हैं, तो ये बेसिकली क्या होता है, एक तरह का पेट्रोलियम के तरह ही काम करता है ये। ठीक है, ये पेट्रोलियम के तरह ही काम करता है और एक आप कह सकते हैं ज्वलनशील पदार्थ बन जाता है। तो इसका टारगेट है, क्योंकि एक तरह से इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉप इन फ्यूल। ठीक है, एक ये टर्म भी आप लोग समझ लीजिएगा, ड्रॉप इन फ्यूल भी इसको माना जाता है। ड्रॉप इन फ्यूल का मतलब ये होता है कि आप सीधे इसको उठाओ, पेट्रोल में मिला दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये मतलब है कि मान लीजिए, देखिए अभी मान लीजिए जो भी पेट्रोल है या फिर आप इंजन मान लीजिए डीजल है, ठीक है, तो इनके लिए विशेष इंजन होते हैं। विशेष इंजन का मतलब भाई इंजन ऐसा होना चाहिए, इस मटेरियल का बना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है, इस मटेरियल का होना चाहिए कि ये पेट्रोलवा और डीजलवा उसको गला मत दे। ऐसा ना हो कि गाड़ी चलते चलते पेट्रोलवा क्या कहते हैं, इंजन गल गया और गाड़ी ज़मीन पे, ऐसा ना हो। ठीक है, आप ज़मीन पे गिर गए, ये ना हो। इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे नॉकिंग, एंटी नॉकिंग एजेंट, 50 चीज़ हम लोग चेक करते हैं, 50 चीज़ें डिसाइड करते हैं। तो मटेरियल हम लोग उस तरह का डिज़ाइन करते हैं जिससे इंजन क्षरित ना हो। जो बेसिकली जो टैंकर है और जो इंजन है जिसमें पेट्रोल जल रहा है जाके, ना पिस्टन है, वो खराब ना हो। अब मान लीजिए आप उसमें कुछ मिला रहे हो, मान लो कई बार नहीं होता तेल मिलावटी, पानी मिला दिया। मान लो कई लोग करते होंगे कि भाई पेट्रोल 1 लीटर है गाड़ी में, जो 2 लीटर उसमें पानी मिला देते हैं। ये पानी मिलाने से क्या होता है, वो इंजन में नॉकिंग होती है, टकरावट होती है और क्या होता है, इंजन खराब हो जाता है।
इस वजह से क्या होता है, कोई भी चीज़ हम मुंह उठा के नहीं डाल दे। और जो मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूँ यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे एक क्वेश्चन पूछेगा ड्रॉप इन फ्यूल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दे। तो वही समझा रहा हूँ आपको कि ड्रॉप इन फ्यूल होता क्या है। तो आप कुछ भी मिलाते हो, अब मान लो आप पानी मिला रहे हो इंजन में, तो अब पानी के लिए आपको इंजन को तैयार करना पड़ेगा, यानी वैसा इंजन बनाना पड़ेगा जो मतलब इंजन मान लो पहले किसी मटेरियल का इंजन बना था, तो अब आपको नया मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा इंजन में कि वो पानी को संभाल पाए। ठीक है, ऐसे समझ लो। तो ड्रॉप इन फ्यूल का मतलब ये होता है कि उसमें कुछ चेंज नहीं करना है, जो इंजन पहले से साथ चलते आ रहा था, जैसे गाड़ी चल रही है वैसे चल रही है, मिला दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली यही है। तो आप देखोगे लिखा हुआ है राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018, इसका टारगेट एक बार देख लो क्या है। 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल और 2030 तक डीजल में 5% बायोडीजल। तो देखो डीजल में 5% बायोडीजल और पेट्रोल में इथेनॉल 20%। 2030 तक इसका सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। इसमें पहला लक्ष्य है कि पेट्रोल के साथ 10% इथेनॉल, ध्यान रखना डीजल के साथ नहीं है, डीजल में मिला दीजिएगा तो फिर डीजल का वेन डीजल हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं करना है। पेट्रोल में 10% है टारगेट 2022 तक। ठीक है, डीजल में 2030 तक 5% डीजल है। अब इसका फायदा क्या होगा तो उसको बताया हुआ है। आप देखोगे क्या होता है कि एक तो नॉकिंग कम कर देता है, जो मैंने अभी बात बताई। इसके बाद क्या करता है, चीनी मिल, क्योंकि चीनी मिलों से ही जो कचरा निकलता है या फिर आप कह सकते हो जो गन्ना होता है, उससे ही एथेनॉल बनाया जा सकता है। देखोगे आप लोग दारू की फैक्ट्री बहुत ज़्यादा चलती है चीनी मिलों के आसपास, है ना। तो बेसिकली इथेनॉल क्या है, दारू भी एक तरह का है ना। तो लोग पी के भी इसको, एक गाना भी था कोई बहुत फेमस है, दारू 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 ऐसे, है ना, पता नहीं मतलब, हाँ कुछ तो था, बहुत फेमस सॉन्गर है यूट्यूब की, है ना। इधर देखते हम लोग, इधर फोकस करते हैं। तो चीनी मिलों को भी लाभ होता है, पता नहीं यार अब दिमाग में आ गया, वो नाम भूल गया उसका, जो भी है। फिर ईंधन के आयात में कमी होगी। ऑब्वियसली आपको पता है कि भारत कई हजार करोड़ का प्रतिवर्ष क्या करता है, उसको जो पेट्रोलियम में वो आयात करता है, ये पता ही है। और किसानों की आय में वृद्धि होगी, क्योंकि भाई जो इसका जो रॉ मटेरियल है बेसिकली वो यही है। अब देखो ये जो न्यूज़ है ना, इस न्यूज़ में ये नहीं पूछेगा कि गोवा 9 से 10% तक सम्मिश्रण प्राप्त कर लिया है। इसका काम एक तो ये आएगा, आपको ये दिमाग में रखना है कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 का टारगेट ये है। इसमें आपको महत्वपूर्ण बात ये रखनी है कि 2018 में और क्या क्या कहा गया, जो बायोफ्यूल नीति है, खासतौर पे यूपीएससी के लिए। यूपी पीसीएस वाले इसको थोड़ा सा कम ध्यान भी देंगे, जो चीज़ बताई है उतना ध्यान दे लें बस स्टार्ट में, बाकी थोड़ा सा बस समझ लें ताकि क्वेश्चन आए इधर से मिलता जुलता, है ना, वन लाइनर, तो उसको कर दे। अब देखिए क्या है कि आप इस बात को समझिएगा, जो बायोफ्यूल नीति है, जो पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है, पहला तो टारगेट आपने समझ ही गए कि 10% पेट्रोल 2022 तक मिलाना है ना। पेट्रोल में इथेनॉल 2030 तक कब कितना मिलाना है, 2030 तक मिलाना है 20%। ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है कि बोल रहा है कि अन्य कच्चे माल भी यूज कर सकते हैं। अन्य कच्चे माल का मतलब गन्ने का रस, खराब हो चुके खाद्यान्न, सड़े हुए आलू, मक्का, ये सब यूज कर सकता है। ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और देखो, इसमें बायोफ्यूल नीति में ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जैव ईंधन को 1G 2G 3G, है ना, तीसरी पीढ़ी, इसके रूप में डिवाइड किया गया। बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझ लो, क्योंकि यूपीएससी में यही स्टेटमेंट दे सकता है कि पहली पीढ़ी, अब मैथ का कॉलम दे देगा, यूपी पीसीएस में भी ये दे सकता है कि फर्स्ट जनरेशन जैव ईंधन, और दे देगा यहाँ पर अपशिष्ट बायोमास, ऐसे दे देगा मैथ द कॉलम। तो यूपी पीसीएस में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ, देखो जो पहले पीढ़ी का है बायोइथेनॉल, वो खाद्यान्न से बनता है, असली वाला खाद्यान्न जो हम लोग खाते हैं, वही चावल, गेहूं, जौ, मक्का, सोरगम, ये ध्यान में रखना, गन्ना, चुकंदर। ठीक है, तो जो सोरगम है, गन्ना, चुकंदर, ये भी ध्यान रखना। अब यहाँ पे दे देगा ऑप्शन मूंगफली का बीज, मूंगफली के बीज से ही बनता है, नहीं तो गलत, मूंगफली के बीज से नहीं बनता है। यहाँ पे जो 5-6 चीज लिखी हुई है, इसको दिमाग में रखना, गन्ना, चुकंदर, जौ, मक्का, सोरगम, चावल, गेहूं। ठीक है ना। वैसे ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ज्यादा पूछता है, मूंगफली का बीज देके यूपीएससी पूछ सकता है। यूपीपीसीएस मैथ्स 2 कॉलम पूछेगा कि फर्स्ट जनरेशन को ध्यान रखना। तो फर्स्ट जनरेशन बेसिकली गेहूं, चावल, सीधी बात है, जो हम लोग खाते हैं उसी को बनाते हैं। सेकेंड जनरेशन क्या करेगा, बेसिकली आप कह सकते हो अपशिष्ट से, ये जो पहले हम लोग जो खा रहे थे वही बना रहे थे, अब क्या नहीं, जो सड़ गया है गेहूं, चावल, उससे। तो सेकेंड जनरेशन आप देखोगे अपशिष्ट बायोमास, गेहूं के मक्के, डंठल एवं काष्ठ से, और सेल्यूलोसिक जैव ईंधन से उत्पादित होते हैं। ठीक है, सेल्यूलोज वाले जो जैव ईंधन होते हैं उससे उत्पादित होते हैं। थर्ड जनरेशन वाले
ऑयलगी के रूप में एक सवाल होता है, उससे निष्कर्षण किया जाता है। मतलब इसका नाम देखो, सवाल को हम लोग जल्दी अलगाई बोलते हैं, तो ये अलगाई है, ऐसे समझ लो। अलगाई के रूप में संदर्भित सवाल के निष्कर्षण से क्या किया जाता है, थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन वाला सवाल। और फोर्थ जनरेशन का जो बायोइथेनॉल है वो आप कह सकते हो जो मॉडिफाइड जीन वाले हैं, जो जीन मॉडिफिकेशन तकनीक से बनाया हुआ जो गन्ना है उस पर आधारित है। आप ये भी कह सकते हो कि यह कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पे आधारित है। आपको पता होगा, देखो इसका फार्मूला क्या है एथेनॉल का, C2H5OH, ठीक है। इसको हम लोग CO2, जो वातावरण में बहुत ज़्यादा CO2 है, तो CO2 को भी हम लोग कंप्रेस करके और विभिन्न प्रोसेस करके ये बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो C2H5OH बना सकते हैं। तो आप देखोगे चौथी पीढ़ी का जो है वो इस तरीके से भी बनता है। मतलब एक तो अनुवांशिक रूप से संशोधित जीव प्लस ये जो सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन से भी बनता है, ठीक है। तो ये पीढ़ियां मुझे लगता है आपको महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है। लाभ क्या है, लाभ एक बार रीड कर लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। कि आयात में कमी हो रही, मतलब ये तो सिंपल सी बात है ना भाई, पेट्रोल में मिला रहे हैं और कहाँ से मिला रहे हैं कि खाद्यान्न से मिला रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आप लोग 2 मिनट बैठ के सोचेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझदारी की बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात जो याद करने की थी वो मैंने बता दी। अब अगला क्वेश्चन है अर्थ आवर 2021। तो अर्थ आवर 2021 में किस दिन हुआ था, 27 मार्च को। जनरली क्या होता है, जो मार्च का आखिरी सैटरडे होता है, सैटरडे ये भी एक गाना है, ठीक है। तो जो आखिरी सैटरडे होता है वो बेसिकली 27 मार्च को इस बार पड़ा था, तो उस दिन मनाया जाता है। इसमें एक चीज आपको जो ध्यान में रखनी है, महत्वपूर्ण बात, कि कौन मनाता है UPPCS के लिए, कौन मनाता है UPPCS और UPSC दोनों के लिए महत्वपूर्ण। तो कौन मनाता है ये, वर्ल्ड वाइड फंड WWF फॉर नेचर, ठीक है। तो WWF मनाता है। UPPCS के लिए इंपॉर्टेंट चीज एक और ये भी है कि पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ, इसकी थीम है। ये UPPCS के लिए इंपॉर्टेंट है। UPSC में सामान्यतः ऐसे प्रश्न नहीं पूछता है। मतलब मैं अभी जल्दी प्रीवियस ईयर सारा सॉल्व किया हूँ, कल मतलब फिर मैंने इन्वायरमेंट का सारा सॉल्व किया। इस तरह के मुझे क्वेश्चन वहाँ पे नहीं दिखे, UPPCS में दिख रहे हैं, ठीक है। तो कई लोग का मैंने ये कंप्लेन सुनी है कि सर ये पेटी 365 का मटेरियल तो सर PCS के लिए क्यों पढ़ें, फालतू का टाइम पास है। मत पढ़ो, बहुत मुश्किल होगा एग्जाम में, ठीक है। पढ़ लोगे बहुत इजी हो जाएगा। अब मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ सारे क्वेश्चन इसी से आ जाएंगे भाई, है ना। कई सारे वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे, नाम नहीं लूंगा, बोलते हैं कि हमारे यहाँ से 150 के 150 क्वेश्चन फंस गए, 151 आए रहते तो 151 ही फंस जाता, लेकिन 150 ही आए थे। तो यार उस तरह का मैं दावा नहीं करूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो जैसे मेथड से पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। मतलब PCS में आप बहुत ईज फील करोगे, एकदम आराम से हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अर्थ आवर कब मनाते, WWF के द्वारा मनाया जाता है, ये ध्यान में रखना। थीम याद कर लो, UPPCS के लिए पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन, ठीक है। तो इसका जैसे कई लोग के दिमाग में ये शंका एकदम घुट गई है, सर PCS में तो 1 लाइनर पूछता है ना। यार 1 लाइनर पूछता है, लेकिन 1 लाइनर वो बनाता कहाँ से है, यहीं से तो बना रहा है, यही तो क्वेश्चन बन जाएगा PCS में। इसी को थोड़ा चेंज कर देगा तो UPSC में बन जाएगा। तो देखिए वही लिखा है, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा संपूर्ण विश्व में मार्च के अंत में 1 घंटे के लिए लाइट आउट इवेंट। बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, अर्थ आवर में सारे लोग 8:30 से 9:30 बजे तक लाइटियां बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब है बेसिकली। आप देखोगे 2007 में शुरू किया गया था और दिल्ली में कुछ कुछ बताया गया है। यहाँ पे देखो WWF, ठीक है। तो WWF वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका नाम है ना। ये एक NGO है जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। UPSC वाले याद रखें, UPPCS वाले एकदम इग्नोर कर दें, ठीक है। UPSC वाले थोड़ा सा देख लो यार कि मुख्यालय कहाँ पे है, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, और एक NGO है, सिंपल सी बात है। इसकी एक पहल है ट्रैफिक, ठीक है। अब ट्रैफिक क्या है कि ये बेसिकली जो वन्य जीव हैं, है ना, ट्रेड कुछ ऐसे ट्रेड एंड कुछ फ्लोरा एंड फाउना फॉर इंडेंजर्ड, कुछ ऐसे करके है फुल फॉर्म, एक बार देख लेना। बेसिकली ये ट्रैफिक इसकी एक पहल है, WWF और IUCN इन दोनों की मिला के एक पहल है। एक बार इसको चेक कर लेना, वैसे किसकी पहल है, इंपॉर्टेंट है। या UPSC में ऑलरेडी पूछा जा चुका है ट्रैफिक के बारे में, ठीक है। तो ट्रैफिक जाम ना हो जाए, इसको आप लोग गूगल सर्च करके इसके बारे में एक बार और पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली जैव विविधता के संरक्षण के संदर्भ में जो व्यापार होता है, जो जीव जंतुओं का ट्रैफिक है ना, ट्रेड होता है, उसको रोकता है ना, उस पर ध्यान लगाता है। अब वही बताया कि विश्व पृथ्वी दिवस, अगला एक है वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल। ये UPSC वाले एकदम इग्नोर कर दें, UPPCS वाले बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ऐसा होता है ना 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, तो उसी तरह से ऐसा स्टेटमेंट UPSC पूछ सकता है।
ठीक है। 2021 की थीम भी यूपीपीसीएस की थीम, यूपीपीसीएस में 2021 की थीम भी इंपॉर्टेंट है, रिस्टोर अवर अर्थ। ठीक है, ये दिमाग में रखना है आप लोगों को। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। अगला था राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना, नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है, पहली भारत की जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है वो है केन बेतवा। यूपीपीसीएस के लिए इतना ही ध्यान रख लो, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है। यूपीएससी वाले अभी इसमें क्या ध्यान रखना है, अभी मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता रहा हूँ, केवल ये बता दे रहा हूँ क्या क्या याद रखना है, ताकि आप लोग शॉर्ट नोट्स यहाँ पे बनाते जाओ। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान रखनी है वो है, इसमें केन से बेतवा में जल ट्रांसफर किया जा रहा है। केन बेतवा नाम है, देखो ऐसे याद कर लो। ये स्टेटमेंट पूछता है, मैं बार बार गलत करता हूँ, मतलब मेरी पता नहीं क्या होता है एग्जाम में, मैं कंफ्यूज होता हूँ। मतलब अब तक ये वाला क्वेश्चन मेरे सामने 4 बार आया है, 4 में से 3 बार मैंने गलत किया, चौथी बार भी गलती से सही हो गया। मतलब क्वेश्चन ने पूछा था कौन सा सही नहीं है, अब मैंने ये नहीं वाला ध्यान नहीं दिया, इस वजह से सही हो गया। मैं हर बार मैं ऐसे याद करता हूँ, केन बेतवा नाम है तो केन से बेतवा जा रही है ना। लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज होता हूँ कि यार वो बेतवा से केन था, कुछ ईस्ट वेस्ट का चक्कर मेरे दिमाग में आ जाता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, अभी समझ में आ जाएगा। ईस्ट में है केन और वेस्ट में है बेतवा। कहीं दिख रही है बेतवा? हाँ, ये रहा बेतवा, ये है बेतवा। ठीक है, तो केन से बेतवा नदी पे जा रहा है, बेसिकली बुंदेलखंड के एरिया को सिंचित करने के लिए जा रहा है। अब देखो, नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट ना, राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना, तो आप यहां पे देखोगे, बेसिकली मैं यही बार बार बोलता हूं, एक वाटर ग्रिड बनाया जा रहा है, नेशनल वाटर ग्रिड इसको बोला जा रहा है। ये देखो आप इसको, यहां पर क्या कि आप देखोगे ये 25 के करीब है ना नदी जोड़ो परियोजना। आप देखो लाइन से सारी नदियों को, मतलब जो पर्वतीय नदियां हैं उसको यहां से प्रायद्वीप से आप देखो सारा कनेक्टिंग पॉइंट है एक एक, है ना। इसको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना देख लो कि सारी नदियों को देखो, एक से कोसी से यहाँ, मेची से ये, जहां जहां बाढ़ आ रही है बेसिकली, और जहां पे सूखा पड़ रहा है वहां पे जल हस्तांतरण की ये परियोजना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय जल ग्रिड, राष्ट्रीय जल ग्रिड। ठीक है, ये नदी जोड़ो परियोजना है। अब इसको देखो, इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है आपको ध्यान में रखना है, ये थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि विश्व जल दिवस के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कुछ ज्ञापन किया, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को कार्यान्वित करना है। ठीक है, तो केन बेतवा पहली नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का पहला आप कह सकते हो प्रोजेक्ट है, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, लिखा भी है, नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्वीकृत प्रथम परियोजना है। केन नदी के जल को बेतवा नदी में हस्तांतरित किया जाएगा, क्योंकि दोनों ही यमुना की सहायक नदी हैं। ठीक है, इसका कुछ फायदा दिया हुआ है, तो इसको आप लोग देख लो, है ना। बेसिकली क्या है फायदा, शॉर्ट में बता दे रहा हूं, जल, विद्युत, ठीक है, पानी और सिंचाई, सब मतलब आप कह सकते हो बहुउद्देशीय परियोजना है, सारा काम इससे हो रहा है। इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात और है आपको ध्यान में रखना है, इसके 2 चरण होंगे, ये ध्यान में रखना। कोठा बैराज यहीं पर निर्माण किया जा रहा है, तो यूपीपीसीएस में क्वेश्चन यही पूछ देगा, यूपी का है भी तो क्वेश्चन पूछ देगा कोठा बैराज हाल में चर्चा में रहा है, तो यह किस प्रोजेक्ट से संबंधित है, तो ऑप्शन दे देगा गोदावरी कृष्णा नदी जोड़ो परियोजना, गंगा यमुना नदी जोड़ो परियोजना, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, नर्मदा तापी नदी जोड़ो परियोजना। तो ध्यान रखना है, कोठा बैराज का निर्माण कहां पे किया जा रहा है, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना पर किया जा रहा है, और बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना। ठीक है, तो बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना ये चीज आपको दिमाग में रखना है। बेसिकली बीना में रिफाइनरी भी है, मध्य प्रदेश में एक जगह है, उसको देखिएगा आप लोग। ठीक है, अब ये क्या है कि आप इसको देखो, है ना, इसमें संपूर्ण लागत का 90% केंद्र सरकार वहन कर रही है। यूपीएससी वाले इसको देखेंगे, यूपीपीसीएस के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जो अगला महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पर, तो आप लोगों को देखिए, नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट समझ में आ गया होगा कि भारत की नदियों को जहाँ पे सूखा पड़ रहा है, जहाँ पे बाढ़ पड़ रहा है, तो बाढ़ वाले इलाके से सूखा वाले इलाकों में जल हस्तांतरण की परियोजना है। अच्छा, मेंस में क्वेश्चन खूब पूछता है ये, मतलब भर भर के पूछता है, हर बार ही मेंस में एक क्वेश्चन ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछ देता है कि इसका फायदा बताओ, नुकसान बताओ। ठीक है, ठीक है, तो ये बात दिमाग में रख लेना। ठीक है, मतलब ये पूछता ही रहता है। प्री में भी इस तरह के चांसेस है, तो प्री में क्या पूछेगा, देखो ये वाला चांसेस है, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, इसको दिमाग में रखो, ये यूपीएससी वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हर बार पूछ रहा है ठो नियामक के बारे में, तो हो सकता है इस बार ये पूछ दे। इसकी स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई। ठीक है, नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ध्यान रखना, जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है, पता ही होगा, सिंपल सी बात है। इसका उद्देश्य क्या था, प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में इष्टतम उपयोग हेतु वैज्ञानिक तथा यथार्थवादी आधार पर जल संतुलन तथा अन्य अध्ययन संपर्क करना। मेनली इसका उद्देश्य ये था कि जो प्रायद्वीप में नदी प्रणाली है वहां पे संसाधन का इष्टतम प्रयोग कैसे किया जा सके। लेकिन अब क्या है, कार्य बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए, तो जो राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना है इसके सभी घटकों के प्रबंधन का कार्य इसको दे दिया गया है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जल संसाधन परियोजनाओं को पूर्ण करने का कार्य दे दिया गया है, और आप कह सकते हो निधि के कोष के रूप में भी कार्य कर रहा है। जो बैंक से उधार हम लोग लेते हैं उसके लिए भी एक फंड के रूप में ये काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका देखोगे आप बहुत सारे मतलब मल्टीपर्पज काम, मतलब फंड इकट्ठा करने से लेके फंड अपने पास रखने से लेके आप कह सकते हो जो नदी जोड़ो परियोजना है उसका क्रियान्वयन देखना। ठीक है, और आप देखोगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का भी क्रियान्वयन नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, नेशनल वाटर NWDA द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो इसको बता दिया गया है कि राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के बारे में। ठीक है, ये बोला है कि सर्वप्रथम 1850 में आर्थर कॉटन द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो यूपीपीसीएस वाले लोग यहाँ पर उनका बटन दब जाना चाहिए। ठीक है, पुनः KL राय द्वारा 1972 में प्रस्तुत किया गया। बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है ये, है ना, बस आपको सबसे पहले कौन किया था, आर्थर कॉटन, ये दिमाग में रखना होगा। इसमें क्या है कि राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव प्लान बनाया गया है जिसमें 30 रिवर लिंक की पहचान की गई। यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे तो यार अच्छा 30, सॉरी इधर दिख रहा है ना 30, हाँ, पार, तापी, नर्मदा, पता नहीं, हम मुझे लगा यार ये किस तरह से इन्होंने 1 से यहाँ शुरू किया, 30 यहाँ पे खत्म किया। ठीक है, तो 30 आप देखोगे यहाँ पर क्या है, 30 रिवर लिंक की पहचान की गई। पहले मैंने 25 बताया था ना, उसको सही कर लेना, 25 नहीं है 30 है। मैंने जो सामने देखा था वही बताया था, मुझे तो इतना खुद नहीं याद है तो मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान देना। ठीक है, इसका प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है, पहले बता दिया, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा इसको किया जा रहा है। ठीक है, देखो पूरा ये बताया हुआ है कि क्या क्या होगा फायदा। इसको आप चाहो तो मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हो, क्योंकि जब मान लो क्वेश्चन मेंस में पूछे नदी जोड़ो परियोजना संबंधित इतना बड़ा फैक्ट एक तो डाल दोगे ना तो आधा एग्जामिनर को पहले ही हार्ट अटैक आ जाएगा। तो उसके बाद तुम्हारी कॉपी नहीं चेक करेगा, सीधे 10 में से 11 नंबर देके खुश हो जाएगा। ठीक है, अंदर कुछ भी लिखिएगा, है ना, आकाश बथुआ गाना सब चलेगा। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिए। अब क्या है, जल जीवन मिशन शहरी, अगला है जल जीवन मिशन शहरी। ठीक है, इस बात को आप लोग दिमाग में रखिए। अब देखो ये वाले क्वेश्चंस मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जल जीवन मिशन शहरी। ठीक है, और प्री के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। अब देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या है, केंद्रीय बजट 2021-22 में इसकी घोषणा की गई। जैसे पहले क्या था, जल जीवन मिशन ग्रामीण, इसकी शुरुआत पहले ही कर दी गई थी। ठीक है, जल जीवन मिशन ग्रामीण था, आप देखोगे उसकी शुरुआत पहले ही कर दी गई थी। कहाँ पे, कहीं लिखा है, हाँ ये रहा, जल जीवन मिशन ग्रामीण। 2019 में जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा इसको आरंभ किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, देखो जल जीवन ग्रामीण का उद्देश्य देखो, सुन लो यहाँ से ध्यान से, अंतर शहरी और ग्रामीण में अंतर है, इसलिए समझना जरूरी है। उद्देश्य क्या है, 2024 तक हर घर जल और हर नल जल, उल्टा बोल दिया मैंने, हर घर नल और हर नल जल। तो इसको क्या लिखा, हर मोदी, घर घर मोदी नहीं, हर घर नल से जल, ये दिमाग में रख लेना। ठीक है, तो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन इसके माध्यम से दिया जा रहा है। तो जल जीवन मिशन ग्रामीण ध्यान में रखना। ठीक है, 3 करोड़ दिया जा चुका है, जो कि ग्रामीण भारत में लगभग 34% लक्षित घरों को कवर करता है। ठीक है, तो आप इस बात को दिमाग में रखना कि 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों को दिया जा चुका है, लगभग 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों को यह पहुंचाया जा चुका है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो आप लोग मेंस में आंसर राइटिंग करोगे और इसको ये फैक्ट बता दोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, प्री के लिए क्या है जरूरी है, ग्रामीण जो जल जीवन मिशन ग्रामीण है उसका उद्देश्य क्या है, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 2024 तक जल पहुंचाना। हमारे यहाँ भी गोरखपुर में ये शुरू किया गया, मेरे घर के सामने से गई पाइप, है ना, पाइप ले गए, मेरे घर पे दरवाजा खटखटाए कि कनेक्शन ले दीजिए, कोई गया नहीं तो कनेक्शन दिए नहीं। अब हम लोग दौड़ रहे हैं तो भी कनेक्शन नहीं देते हैं। तो ये बेसिकली है। ठीक है, अब देखिए आप लोग, जल जीवन मिशन ग्रामीण समझ में आ गया होगा, जल जीवन मिशन शहरी देख लेते हैं। अब शहरी क्या है, शहरी की विशेषताएं अनन्य है, इसमें आपको ध्यान में रखना है। देखो ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेंगे हम लोग। इसका क्या है, 2024 तक सभी वैधानिक शहरों के सभी घरों में जल आपूर्ति, तो ये तो है ही, तो उसमें भी जल जीवन मतलब जल ही जीवन है, सभी के घर तक जल पहुंचाना है, इसमें भी सभी तक घर तक जल पहुंचाना है। लेकिन यहां पर ध्यान रखो, यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट है, नल एवं सीवर कनेक्शन सुनिश्चित करना। ठीक है, तो कार्यशील नल कनेक्शन प्रदान करना, साथ ही अमृत योजना के तहत सीवर कनेक्शन भी प्रदान करना। तो जल जीवन मिशन जो शहरी है उसमें सीवर कनेक्शन भी है, एक चीज ऐड हो जा रही है, ध्यान रखना। इसमें क्या है, उपचारित सीवेज के पुनर्चक्रण, शेरू आके दरवाजा खटखटा रहा है।
ठीक है। जल जीवन मिशन अर्बन उपचारित सीवेज के पुनर्चक्रण, पुनरुपयोग, जल निकायों के जीर्णोद्धार और जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक शहर के लिए शहर जल संतुलन योजना के विकास के माध्यम से जल की चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ा देगा। बेसिकली इसका एक उद्देश्य यह है कि जो उपचारित सीवेज है उसका पुनर्चक्रण और पुनरुपयोग भी करेंगे, तो सीवेज का पुनरुपयोग भी करेंगे, ठीक है। फिर है जल निकायों का जीर्णोद्धार, ठीक है, तो जो वहाँ पे पहले से जल निकाय है उसका साफ सफाई ये सब किया जा रहा है। देखो स्पॉन्ज सिटी के बारे में बताया गया है। स्पॉन्ज सिटी थोड़ा सा गूगल सर्च करेंगे, ये ऐसी सिटीज होती है जो जल को सोखती हैं। स्पॉन्ज क्या करता है, जल को सोखता है, यानी पेड़ पौधा ये सब लगाया जाता है, ठीक है। तो अर्बन का उद्देश्य आप देखोगे ग्रामीण वाले से थोड़ा सा, रूरल वाले से थोड़ा सा विस्तृत है, ठीक है। अब इसमें बताया है कि जल जीवन मिशन में क्या क्या है, पाइपलाइन द्वारा जल, ठीक है, ग्रे वाटर प्रबंधन, तो ग्रे वाटर का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, घरेलू गैर मल अपशिष्ट जल, ठीक है, गैर मल अपशिष्ट जल है। इसमें देखिए लिखा हुआ है वित्त पोषण 90% पहाड़ी राज्यों के लिए, शहरों के लिए 50%। बेसिकली केंद्र प्रायोजित योजना है, इतना ध्यान में रखना है, पूरी तरह से केंद्र क्षेत्रीय नहीं है, मतलब पूरी तरह से 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार नहीं कर रही है, आप समझ सकते हो कुछ हद तक कर रही है, ठीक है। इसमें आगे बताया गया कि टेक्नोलॉजी उप मिशन का कार्यान्वयन किया जा रहा है और पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है, ठीक है। इतना महत्वपूर्ण बात नहीं है, केवल उतना बात समझिएगा जो बताया गया है। अगला बहुत महत्वपूर्ण है, ये मेंस में पूछा भी जा चुका है, तो ज्यादा चांस है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, ज्यादा चांस है कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जल शक्ति अभियान, कैच द रेन अभियान इसको कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो महत्वपूर्ण क्या है, ठीक है, ये कथन पूछ देगा यूपी पीसीएस में, वर्षा के जल का संचयन जहां भी हो जब भी हो, मतलब कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यह जो टैगलाइन है ऐसे पूछेगा, यह टैगलाइन किस अभियान की है। पहला ऑप्शन जल जीवन मिशन, दूसरा ऑप्शन अटल भूजल योजना, तीसरा ऑप्शन जल शक्ति मिशन, चौथा ऑप्शन तालिबान शक्ति मिशन। तो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा जल शक्ति मिशन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये जो टैग लाइन है कैच द रेन व्हेन इट फॉल्स वेयर इट फॉल्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है टैगलाइन, ये दिमाग में रखना है। तो जल शक्ति अभियान कौन चला रहा है, जल शक्ति मंत्रालय चला रहा है, किसकी सहायता से, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से, ठीक है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सहयोग से, खासतौर पे जो उसमें नेहरू युवा केंद्र संगठन है, आपको पता होगा जो नेहरू युवा केंद्र संगठन है वह विश्व का इस प्रकार का सबसे बड़ा संगठन है, ठीक है, युवाओं के लिए सबसे बड़ा संगठन है विश्व का। तो नेहरू युवा केंद्र संगठन के सहयोग से जल शक्ति अभियान 2 नामक जागरूकता सृजन अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है। अब यही बताए, यहाँ पर बताया कि वर्षा जल संचयन का महत्व, ये पढ़ लेना, मेंस में काम आएगा। सामाजिक महत्व, आर्थिक महत्व, पर्यावरणीय महत्व, इसी तरह से आप इसको समझ लेना, ठीक है। इसमें क्या है आप देखोगे, इस अभियान का उद्देश्य और क्या है, एक तो जागरूकता बढ़ाना है, तो ठीक है, जागरूकता बढ़ाना है जल संचयन के लिए, वर्षा जल संचयन के लिए जागरूकता बढ़ाना है। दूसरा है उपमृदा स्तर के लिए उपयुक्त वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करने के लिए प्रेरित करना है। मतलब मान लो कहीं पर कठोर मृदा है तो वहाँ पे तालाब बनाएंगे, जहाँ पे कठोर चट्टान है वहाँ पे तालाब बनाएंगे, जहाँ पर आप कह सकते हो आसान मृदा है, मतलब भुरभुरी मृदा है, वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे गड्ढा मतलब इस तरह से करेंगे, ऊपर पतला नीचे टैंक का टाइप का वहाँ पे संरचना बनाएंगे। बेसिकली स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आप देखोगे बहुत सारी पारंपरिक जल संरचनाएं चलती हैं, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, जैसे आहार पाइन बिहार में, लद्दाख में जिंग, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कर्नाटक में कांटा केरे, ठीक है, केरे कांटा, ये सब जो पारंपरिक जल संग्रहण जो संरचनाएं होती हैं उसी का आप कह सकते हो बढ़िया से निर्माण इसका उद्देश्य है। अच्छा, यूपीएससी में इस बार यही पूछा था कि जल शक्ति अभियान की विशेषताएं बताइए, है ना, क्या है। मुझे केवल एक ही चीज इसमें याद था, ये सब तो कुछ याद ही नहीं था कि नेहरू युवा केंद्र संगठन पता नहीं क्या क्या कुछ याद नहीं था, केवल एक ही चीज था, पारंपरिक जल संग्रहण संरचनाएं बनाना, जागरूकता, पता नहीं, इसी को मैंने लिखा, इसीलिए मुझे उम्मीद कम है कि बहुत खराब ही नंबर मिलेंगे, मतलब इस बात की उम्मीद है कि बहुत खराब ही नंबर वहाँ पे मिलेंगे, उसी को किसी तरह से मैंने दिमाग में लिख दिया। इसमें क्या, प्रत्येक जिले में रेन सेंटर खोलेंगे, है ना, बताया है कि कैसे कैसे करेंगे। तो प्री के लिए क्या महत्वपूर्ण है, केवल वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, ये महत्वपूर्ण है प्री के लिए, यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों के लिए, ठीक है। कौन मंत्रालय चला रहा है, तो जल शक्ति मंत्रालय, लेकिन युवा मंत्रालय के साथ, तो ये भी दिमाग में रखना है, ठीक है, युवा मंत्रालय के साथ चला रहा है। इसमें बताया कितने तरह से वर्षा जल संचयन कर सकते हैं, आप लोग इसको पढ़िए, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
इसमें एक दो आप इंपॉर्टेंट वाले मैं बता दे रहा हूँ। सिंधु गंगा के मैदान में लिखा हुआ आहार पाइन, ये बेसिकली क्या है, बोल रहा है क्षेत्र, देखो आप देखोगे मैंने बताया था शुरू में ही कि पारिस्थितिक क्षेत्र के अनुसार भारत में पारंपरिक जल संग्रहण प्रणालियां बहुत हैं। जैसे आप देखोगे कई कई बावड़ी है, ऐसे ये वाली बावड़ी संरचना, सीढ़ीदार बावड़ी संरचना, ये सब बेसिकली बनाया ही जाता है स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कि जैसा स्थानीय आवश्यकता है उस हिसाब से ये सब संरचनाएं बनाई जाती हैं। तो आप देखोगे लद्दाख ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में जिंग है, पश्चिम हिमालय में उसको नौला खत्री बोलते हैं, पूर्वी हिमालय में अपतानी बोलते हैं, उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में जाबो बोलते हैं, ठीक है, ब्रह्मपुत्र घाटी में डोंग बोलते हैं, सिंधु गंगा के मैदान में हारपाइन बोलते हैं, थार रेगिस्तान में बावड़ी है ना, खड़ीन, ये सब बोलते हैं, पूर्वी उच्च भूमि में कटा मुंडा। तो एक तो याद रखना है बेसिकली, देखो जैसे सुरंगम याद कर लो, पश्चिमी घाट, ये महत्वपूर्ण है, मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आहार पाइन याद कर लो बिहार, ठीक है। अच्छा, इसके लिए याद कर लो आप लोग जोहड़ मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले क्षेत्र, मध्यवर्ती उच्च भूमि, ठीक है, तो जोहड़। इसके लिए आप लोग इधर लो, नहीं इसकी जरूरत नहीं, केरे, केरे ना दक्कन का पठार, केरे कर्नाटक में, ठीक है, और ये लद्दाख का जिंग। तो ये 5 तो बहुत महत्वपूर्ण है जो बताया, बाकी आप लोग अब रीडिंग कर लेना एक बार, है ना, मतलब ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे, ज्यादा चांस है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछ दे, तो रीडिंग कर लेना, बाकी तो देख लो। जनरली क्वेश्चन यूपीएससी कैसा पूछेगी, चर्चा में रहने वाले जिंग, कुल, आपतानी, आबो, ये क्या है, तो ऑप्शन ध्यान रखना वो पारा, बस इसीलिए कह रहा हूं एक बार रीड कर लेने से ये फायदा होता है। देखो अगर ये पूछ देगा कि जिंग कहां पर है, चाहे कुंड कहां पर है, तो ज्यादा चांस है कि आप एक दो ही उसमें से पता होगा और आप किसी तरह से काम भिड़ा पाओगे। लेकिन अगर ये वाला क्वेश्चन पूछ दे कि सुरंगम, विरदा, ठीक है, दिघी और आबो, ये सब न्यूज में रहते हैं बहुत ज्यादा, क्या है ये सब, तो ध्यान रखना ये सब पारंपरिक जल संरक्षण प्रणाली है। तो ये कैसे याद रहेगा, केवल एक बार रीड कर लो, ध्यान रहेगा, अच्छा अच्छा ये तो नाम सुना सुना सा लग रहा है, ठीक है, कहीं तो सुना है। अगला बोला है संधारणीय खाद्य प्रणालियां। अब देखो क्या होता है, ये एकदम टाइम पास वाला है, इस टॉपिक में हम लोग बहुत समय बर्बाद नहीं करेंगे। संधारणीय खाद्य प्रणालियां क्या होती हैं, इस प्रकार का खाद्य उत्पादन, भंडारण और वितरण जो वर्तमान एवं भविष्य दोनों की आवश्यकताओं को पूर्ति करे। तो उत्पादन में सबसे ज्यादा फोकस करते हैं हम लोग कि भैया उत्पादन ऐसा करें कि ग्रीन हाउस गैस का कम उत्सर्जन हो, है ना। हम लोग ने लास्ट वीडियोस में जो फर्स्ट वीडियो था वहां पे देखा भी था कि कैसे चावल की खेती CH4 का उत्सर्जन करती है, जबकि मोटे अनाज की खेती CO2 को सिंक करती है। तो इसी तरह से संधारणीय खाद्य प्रणालियां यही वैसी खाद्य प्रणालियां जो उत्सर्जन कम करें, उत्सर्जन को न्यून करें, है ना, ये सब करें। उसी को बताया कि UN फूड सिस्टम समिट का आयोजन होने वाला है, ठीक है, होने वाला है पहला। तो ये देख लो कहाँ पे होने वाला है, इसको गूगल सर्च करके कमेंट सेक्शन में बताओ कि UN फूड सिस्टम समिट का आयोजन कहाँ पे होने वाला है। इसी के संदर्भ में जो वार्ता है दिल्ली में आयोजित की गई है। अब वही बताया कि खाद्य प्रणाली, संधारणीय खाद्य प्रणाली से क्या क्या लाभ होगा, तो आर्थिक लाभ, पर्यावरणीय लाभ, सामाजिक लाभ, ये देख लेना। मेंस के लिए महत्वपूर्ण है, प्री में पता नहीं क्यों दिया है, मुझे नहीं लगता PTT में ये चीज होनी चाहिए थी, मे बी, अब ध्यान रखिए। अगला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं, ठीक है, कि संधारणीय खाद्य प्रणालियों पे अंतर्राष्ट्रीय प्रयास वर्तमान में क्या क्या चल रहा है। तो आप देखोगे एक सस्टेनेबल फूड सिस्टम प्रोग्राम चल रहा है FAO UNDP का, जिसको स्विट्जरलैंड की सरकार द्वारा 2011 में आरंभ किया गया था। महत्वपूर्ण नहीं है, इतना हमें याद होने बस की नहीं है, ठीक है। तो ये याद रख लेना। अगला वाला फोलू गठबंधन, फोलू फूड एंड लैंड यूज कोलिशन, ठीक है। तो ये क्या है, 30 से अधिक संगठनों से मिलकर एक स्वशासी गठबंधन है जिसकी स्थापना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA में की गई थी, इसलिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि UNGA में इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए ये चीज महत्वपूर्ण है, ठीक है। सतत कृषि के लिए भारत में चलाया जा रहा राष्ट्रीय मिशन, आपको बताया था मैंने, नमसा किसके अंतर्गत चलाया जा रहा है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, इसके अंतर्गत नमसा चलाया जा रहा है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये बात ध्यान रखना, ये भी संधारणीय उसको बढ़ावा देता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं जो महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताया गया था कि भारत द्वारा 100 गीगावाट कुल रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया। तो हम नेट अब 100 गीगावाट करीब उत्पादन करते हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है कि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कह रहा है कि सौर ऊर्जा अब पवन ऊर्जा को पछाड़ चुकी है। तो देखो इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, आपको दिमाग में रखना है कि भारत में जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसका रेशियो कितना कितना है। तो आप देखोगे सोलर एनर्जी अभी सबसे ज्यादा प्रोड्यूशन हो रही है, 38,794 मेगावाट। इसको याद नहीं करना है, बस ऑर्डर याद करना है कि सोलर सबसे ज्यादा, उसके नीचे है विंड, उसके नीचे है बायोमास, फिर है स्मॉल हाइड्रो,
ठीक है, तो ये दिमाग में आपको बस बेसिकली रखना है ऑर्डर कि सोलर, विंड, बायोमास, ठीक है, और फिर हाइड्रो, जो स्मॉल हाइड्रो है बेसिकली, बड़ा हाइड्रो नहीं, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये दिमाग में आपको रखना है कि सौर ऊर्जा की कुल संस्थापित क्षमता 38 गीगावाट, 38.7 गीगावाट हो गई है, जबकि पवन ऊर्जा 38.6 गीगावाट, मतलब बाउंड्री पे ये दोनों है ना। भारत का टारगेट बताया ही था कि आईएनडीसी के तहत टारगेट है 2022 तक 175 गीगावाट उत्पादन, सॉरी आईएनडीसी के तहत नहीं, आईएनडीसी के तहत क्या है 40% नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन 2030 तक, ये आईएनडीसी का टारगेट है। ये भारत का खुद का टारगेट है 2025 तक 175 गीगावाट, ठीक है। ये अगला है सोलर गीगावाट क्लब, ये बस याद रखते जाओ, मीनिंग समझते जाओ, याद नहीं रखना, मीनिंग समझते जाना, एग्जाम में आए तो गलत नहीं करना। जैसे अभी कल एक क्वेश्चन था स्पेस ब्रिक किसको कहते हैं, ठीक है, तो मैं जिस पे कंफ्यूज था उसी को टिक किया और गलत हो गया। बेसिकली स्पेस ब्रिक किसको कहते हैं कि जो चंद्रमा की मिट्टी से बना जो ईंटा होता है, अभी इसरो ने हाल में डेवलप किया, उसको बोलते हैं स्पेस ब्रिक, ठीक है। इसी तरीके से ऐसा क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे कि हाल में चर्चा में सोलर गीगावाट क्लब क्या होता है, तो सोलर गीगावाट क्लब क्या है, बस यही समझ लो, वे क्लब हैं जो 1 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता है मिनिमम, जिनके पास 1 गीगावाट सौर उत्पादन करने की क्षमता, उसको हम लोग बोलते हैं सोलर गीगावाट क्लब में वो राष्ट्र होते हैं। इसमें वर्तमान में 37 देश हैं, तो बस मीनिंग समझना है और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। ये यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं, ठीक है, जो आपको दिमाग में रखना ही चाहिए। जैसे है ना, कहाँ तक अभी और बचा है, आपदा प्रबंधन और भूगोल, ठीक है, देखते हैं, कर ही लेंगे इस आज, इसमें बहुत कुछ समझाना है नहीं, बस रीडिंग करके मतलब समझाना ही है, इसमें बहुत कुछ वो नहीं है। अगला लाइन इंडेक्स वाला है, तो ठीक है, मतलब आज इसको ख़त्म ही कर देते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता टाइम लगेगा, ठीक है। आधा घंटा और मान के चलिए, है ना। तो मतलब बेसिकली बस अभी अब रटने वाली चीज़ें, अब चाहे अब मतलब आप लोग अपने मन से भी ये वाली पढ़ेंगे तो बस केवल रटने की चीज़ें, तो क्या क्या रटना है बस वो मैं बता के अब निकल जाऊँगा, ठीक है, समझाऊंगा नहीं। अच्छा, इसमें मैं ये चीज़ और पूछ रहा हूँ कि देखो इंग्लिश वाली PT 365 आ गई है अपडेटेड, ठीक है। अच्छा, अब इंग्लिश वाली को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके तो बैठ के पढ़ाऊंगा नहीं, खुद तो मैं पढ़ लूँगा, सिंपल सी बात है। तो अब आप लोग बताइए क्या करें, हम लोग पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि हम लोग हिंदी वाले का इंतजार करें 10 सितंबर तक, ठीक है, तब उसको करें, या ये मैं कर दूं इंग्लिश वाला मैं 5-6 घंटे जैसे पढ़ता हूं, जैसे मैं 6 घंटे के करीब मैं पढ़ लूँगा इंग्लिश वाला, तो मैं लाइव आ जाऊँ यूट्यूब पे, या फिर जैसा आप लोग कहें लाइव बैठ के मेरे साथ साथ आप लोग पढ़ लीजिए। मैं उसमें समझाऊंगा नहीं कुछ, पहले बता दे रहा हूँ, केवल ये बताऊंगा कि ये याद करना है, केवल ये बताऊंगा ये याद करना है और क्या लॉजिक है इसके पीछे, याद करने के पीछे का क्या लॉजिक है, केवल इतना बताते हुए चलूँ, क्योंकि मैं पढ़ता इसी तरह से हूँ। क्योंकि अब समझाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो चीज़ें अब समझा पाना भाई इतना टाइम नहीं है कि, है ना, या तो हिंदी वाले इंतजार करें तब समझा के डिस्कशन कर दूंगा इस तरीके से। तो दोनों में से एक काम होगा, जो आप लोग को उचित लगे आप लोग बता दीजिएगा। अगर आप लोग इंग्लिश वाला पढ़ने में सक्षम हैं तो मैं हिंदी में बोलते जाऊँगा, ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश बोलूँगा, इंग्लिश आती ही नहीं मुझे तो कहाँ से बोलूँगा, है ना, ठीक है। तो ये है, अब क्या करते हैं हम लोग, आगे करते हैं क्वेश्चन। तो 16 गीगावाट क्लब आप लोग को समझ में आ गया होगा। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र कहाँ पे है, तेलंगाना के रामगुंडम में है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो पहला कहाँ पे था ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे था। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ केरल की बाणसागर, हालांकि आप लोग कंफर्म करके बताएंगे, बाणसागर झील में तैरता हुआ सौर संयंत्र था। अब देखो सबसे बड़ा सौर संयंत्र तेलंगाना के रामागुंडम में, ठीक है, तो रामागुंडम में 100 मेगावाट ऊर्जा का तैयार होने वाला है, किसके द्वारा, NTPC के द्वारा स्थापित किया जाता है। ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि कहां पर है, ठीक है, यूपीपीसीएस में यही पूछ सकता है कि कहां पर सबसे बड़ा है, तेलंगाना के रामगुंडम में, ठीक है। अगला आप देखोगे मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर बांध पर 600 मेगावाट का विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी याद आपको दिमाग में रखना है कि ये अब पता नहीं यार ये क्या होता है, 600 मेगावाट से बड़ा कई जगह मैंने देखा है विश्व में, लेकिन अब कह रहे हैं तो मान लो, है ना, मोदी जी कह दिए जाके कि विश्व का सबसे बड़ा है तो मान लेना चाहिए, अब क्या करेंगे। तो लिखा है 600 मेगावाट का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पर स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है आप लोग को, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। अगला है राजस्थान में प्रथम कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। तो क्या है, आप यहां पर देखो, अब ये बात समझिएगा,
तो 600 मेगावाट का कहां पर, मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के ओमकारेश्वर बांध। ये दोनों चीज बहुत महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा विश्व का और तेलंगाना में तैरता हुआ, तो दो चीजों में दोनों डिफरेंस है, दिमाग में रखिएगा। अब अगला है राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड ने जयपुर में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत देश की प्रथम कृषि आधारित सौर ऊर्जा का शुभारंभ किया है। मतलब नहीं है, कुसुम योजना क्या है ये दिमाग में रख लो कि बेसिकली सोलर से पंप, सौर पंप प्रदान करना है ना, उसको ग्रिड से जोड़ना ओढ़ना, यही सब स्कीम है। तो कुसुम योजना देख लीजिएगा, ठीक है। नवीकरणीय नवीन ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया, क्या है, किसानों के लिए सोलर पंप एवं ग्रिड से जुड़े सौर एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना। तो ध्यान रखना है, केवल ऐसा नहीं कि केवल सौर नहीं है, अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र भी हैं। तो इसमें ये चीज छोटी सी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये बात पढ़िएगा, है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अगला है गोवर्धन योजना। तो गोवर्धन योजना किस मंत्रालय के अधीन है, ध्यान रखना है, जल शक्ति मंत्रालय। ये भी मैंने अभी लेटेस्ट क्विज में गलत किया है। तो देखो, गलत करने से अच्छा कब होता है, जब आप उसको याद कर लीजिए। अब मैंने गलत किया, अब मेरे दिमाग में याद होगा कि भाई गोवर्धन है, ठीक है। तो देखो, गोवर्धन का फुल फॉर्म क्या बन रहा है, गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। अब मैंने ये सोचा था गोवर्धन, ये पढ़ा हुआ था मैंने, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने सोचा गोवर्धन मतलब मुख्य फोकस गोबर पे है। अब मुख्य फोकस गोबर पे है, यानी ये नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का होगा जो बायोमास से इसको चेंज करेगा, मैं ऐसे सोच रहा था। अब नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का होगा तो ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत थोड़ी ना होगा, लेकिन आप देखोगे यहाँ पर ये एकीकृत दृष्टिकोण के तहत इसे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जल शक्ति मंत्रालय का ये प्रोजेक्ट है गोवर्धन योजना, ये दिमाग में रखना है, क्योंकि दिमाग में हमारे क्या आता है, जनरली तुक्का मारेंगे तो गोवर्धन है। ये आपको पता है, मुझे ये बात पता थी कि गोबर का बायोगैस बना रहे हैं बेसिकली, और गोबर का ही नहीं, जो भी एग्रीकल्चर गांव में जो वेस्ट है, बेसिकली जो गांव में वेस्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, उसका बायोगैस बना के उसका ऊर्जा बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट है, ये आप समझोगे, है ना। अब क्या है, कंफ्यूजन जब आएगी तो ये आएगी कि ये किस मंत्रालय के अधीन है, तो यह जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है, इस बात को दिमाग में रखना है, ठीक है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा करवाया जा रहा है, और ये ध्यान रखना है, यह ओडीएफ जो मैकेनिज्म सरकार का, उसी का एक पार्ट है, ठीक है। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का एक भाग के रूप में ही इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। और ये सब है क्या, मवेशियों द्वारा उत्सर्जित जैव नवीकरणीय अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन में सहायता प्रदान करता है ना। अच्छा, इसी के साथ एक रिक्वेस्ट है यार, प्लीज मुझे अलग अलग कोचिंग के आप लोग मटेरियल मत भेज के बोलिए सर कौन सा बढ़िया है, कौन सा बढ़िया है, यार मुझे नहीं पता है ना, मैंने ना पढ़ी है ना मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि देखने से ये भी होता है, मैं ऑब्वियस सी बात है देखूंगा भी नहीं। जैसे कई लोग मुझे कभी घटना चक्र भेजते हैं PDF, कहते हैं सर देख के बता दीजिए काम का है कि नहीं, कभी भेजते हैं दृष्टि का करंट अफेयर्स, कभी भेजते हैं क्रॉनिकल्स, है ना। आज एक और पता नहीं कौन सी कोचिंग का फिर से भेजा गया, सर ये देख के बता दीजिए सर कैसा है। मैं कैसे देख के बता दूं, ये बताइए, देख के सुंदर लग रहा है यही बता सकता हूँ देख के, है ना। मैं PDF, और ऊपर से मुझे 30 PDF इकट्ठे भेज दी गई, है ना, मतलब 30 नहीं थी, 15-20 तो थी कम से कम। तो अब बताइए ये कैसे पॉसिबल है कि मैं देख के क्या बता दूं, है ना, कि कैसे बढ़िया है क्या नहीं बढ़िया है। तो और सबसे बड़ी बात है, आप कोई भी अनसंट मटेरियल फॉलो कर रहे हैं अपने रिस्क पे फॉलो कीजिए ना, है ना। मेरा नाम लेके रिस्क मत लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है 10 चीज अगर उसमें गलत निकल जाएगी और वही 10 चीज अगर एग्जाम में पूछ दिया, आपकी बैंड बच जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक सोर्स फॉलो करो, अगर गलत दिया है तो भी, गलत दिया है या सही दिया है, और पता चला आपने 10 चीज विजन से पढ़ी, 10 चीज किसी XYZ से पढ़ ली, अब पता चला ये 10 जो XYZ में था और जो विजन में था उसमें से दोनों में अंतर मिल रहा है ना। इसमें कुछ और दिया, उसमें वही चीज कुछ और दी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन होना शुरू होगा और आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। एकमात्र तरीका यही है, एक सोर्स कोई भी फॉलो करो जो आपकी मर्जी, और क्विजेस लगा लो, टेस्ट दे लो, बस। इसके अलावा कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप 50 मटेरियल मुझे मत भेजो भाई, खुद आप लोग को जितना पढ़ने पढ़ो ना, मैं उस पर पढ़ूंगा ना मैं देखना चाहता हूँ। मतलब इस मामले में मुझे बहुत चिढ़ होती है लिटरली। मैं कई लोग को मतलब प्रॉपर इसके लिए डांट चुका हूँ सीरियसली, और ब्लॉक कर चुका हूँ तुरंत, कि फालतू मटेरियल मुझे क्यों भेज रहे भाई, अपने पढ़ो आप लोग। मैं देखता हूँ कई लोग की आदत है मटेरियल ही सर्च करते रहते हैं, मतलब सर मटेरियल भेज दीजिए, है ना। जैसे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर ये क्या कहते हैं, मतलब मैं फेसबुक पे हूँ, उल्टी सुल्टी आईडी से हूँ, मतलब है ना, मतलब मेरी ओरिजिनल आईडी नहीं है। तो वहाँ पे लोग पूछते हैं कि UPSC की तैयारी करते हो, हाँ, मान लो आप जो बोले हाँ भाई मटेरियल भेज दो सारा जो हो, क्या मतलब है ये।
है ना। ये क्या तैयारी क्या चल रही है, ये मजाक चल रहा है, पता नहीं मैं तैयारी करता हूँ नहीं करता हूँ, मैंने बोला हाँ और भेज दो भाई, किताबें बता दो कौन सी किताबें पढ़नी है। प्लीज़ ऐसे हरकतों से बचिए, सीरियस बनिए, सिंसियर बनिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, ये महत्वपूर्ण बात थी। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा चिड़ी इसलिए गया था क्योंकि मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था, तो देख के रुलाई सी आ गई कि यार ये गलत कैसे हुआ, होना नहीं चाहिए, है ना। इसी तरह से आप भी रहिए। अगला है ईंट निर्माण क्षेत्र के लिए ऊर्जा दक्षता उद्यम प्रमाण पत्र कार्यक्रम, ठीक है। ये विद्युत मंत्रालय द्वारा दिया जा रहा है। बेसिकली आप देखोगे जो ईंट निर्माण क्षेत्र है भारत की जीडीपी में 0.7% का योगदान देता है। भाई इतना ज़्यादा देता है, मुझे पता नहीं था ये, ठीक है। तो 0.7% ईंटों का निर्माण भारत में होता है। यहाँ पे ध्यान दोगे आप लोग, ये बेसिकली क्या करेगा, अब यहाँ पर चूंकि ईंट का निर्माण होता है इतना ज़्यादा, 1 करोड़ से अधिक लोगों को मौसमी रोजगार भी प्रदान करता है। तो बेसिकली यहाँ पर पॉल्यूशन और एनर्जी, जैसे आप देखोगे एक जिगजैग टेक्नोलॉजी होती है, जब हम ईंट को जिगजैग तरीके से लगाते हैं, और एक होता है हम लोग ईंट को लाइनिंग तरीके से रख देते हैं अंदर। जब भट्ठे आप देखते हो जो ईंट भट्ठी होती है, अच्छा भट्ठी से कई लोग का दिमाग यहाँ पे जल गया होगा। भट्ठी यहाँ पे खासतौर पे जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, यहाँ पे भट्ठी जो शराब जहाँ पे बनती है इसको ही बोलते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है कि एक ये वाली टेक्नोलॉजी होती है, हम लोग इसको जिगजैग तरीके से रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। तो हो सकता है यूपी पीसीएस में क्वेश्चन ये भी पूछ दे, हाल में ही चर्चा में रहा जिगजैग तकनीक किससे संबंधित है। तो ध्यान रखना वो ईंट प्रोडक्शन से संबंधित है। ईंट प्रोडक्शन में ऊर्जा बचाता है वो, इसी तरीके का प्रयास किया जा रहा है। जो विद्युत मंत्रालय का E3 प्रमाण योजना है वो यही है, एनर्जी एफिशिएंसी इंटरप्राइजेस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। यह ऊर्जा कुशल ईंटों के निर्माण हेतु अधिक कुशल प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए नेतृत्व प्रदान करेगा, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखना। अगला है नेट जीरो पर मिशन, है ना। नेट जीरो पर किसका मिशन है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का मिशन है, ठीक है। ये दिमाग में रखना है। तो ये क्या है इसको समझ लो, CII ने नेट जीरो पर ग्रीन मिशन शुरू किया है। इसमें देखो ये आप लोग पढ़ लेना, इससे काम की चीज है। नेट जीरो कार्बन एमिशन का क्या मतलब होता है कि शून्य एमिशन कर देना कार्बन का, शून्य एमिशन नहीं, ये गलत है। इसका मतलब ये होता है कि जितना जा रहा है और जितना आ रहा है वो बराबर कर देना। मतलब हम जो कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं उतना ही हम सिंक कर लें, क्या किसी और तरीके से वायुमंडल के बाहर फेंक दें, वायुमंडल में न रहने दें, वायुमंडल के बाहर फेंक दें, तो उसको बोलते हैं नेट जीरो कार्बन एमिशन, कार्बन तटस्थता। अच्छा, भारत ने अभी तक साइन नहीं किया। देखो भारत के ऊपर दबाव बहुत बढ़ रहा है कि 2050 तक नेट जीरो इमिशन पर साइन कीजिए। भारत अभी बिल्कुल मना कर रहा है। चाइना ने घोषित कर दिया 2060 तक कि ट्राई करेगा, ठीक है। आप देखोगे यूरोपियन ग्रीन डील हो चुकी है, EGD बोलते हैं हम लोग, यूरोपियन ग्रीन डील, जिसमें यूरोप ने कहा कि 2050 तक नेट जीरो के लिए बाध्यकारी कानून बना रहे हैं कि नेट जीरो इमिशन करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लेना। अच्छा, ये CII के बारे में महत्वपूर्ण चीज जो कि पूछा जा सकता है कि CII यार ये एक बार डेट चेक कर लेना। मुझे नहीं लग रहा है कि CII की स्थापना 1895 में की गई थी। जहां तक मुझे याद रहा है 1920 के आसपास, या हाँ 20 के आसपास की गई थी। तो एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है। ये उद्योग वाला प्रबंधित संस्थान है। देखो CII मतलब होता है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, भारतीय उद्योग परिसंघ, ये दिमाग में रखना। अब ये 1895 की गई थी, कब की गई थी थोड़ा इसको एक बार देख लीजिए। जहां तक मुझे याद है 1895 बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसके पहले केवल भारत में एक ही था, वो NMG लोखंडे थे, है ना। मेरे हिसाब से केवल उन्होंने एक संघ बनाया था मजदूरों के लिए, बाकी अभी तक ऑर्गेनाइजेशन ये बना नहीं था इंडस्ट्रीज का। बाकी आप लोग एक बार देख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे ये लग रहा है कि गलत है। 1920 में एटक बना था, है ना, उसी के आसपास ये बना होना चाहिए, 2027 या 8, मतलब 1900 के तो बाद ही बना होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा तो मैं एक बार खुद भी चेक कर लूंगा। अगला बोला है इकोपैक्ट ग्रीन कंक्रीट। तो इकोपैक्ट ग्रीन कंक्रीट लग ही रहा है नाम से कि मानक कंक्रीट की तुलना में 30-50% कम कार्बन समाविष्ट इसके अंतर्गत है, ठीक है। तो बस इकोपैक्ट ग्रीन कंक्रीट है, मतलब कार्बन सामग्री कम यूज होती है, सिंपल सी बात है, कुछ महत्वपूर्ण नहीं। अगला है दिवाली इनिशिएटिव, ठीक है। दिवाली, ये बस नाम देखते रहो, दिवाली इनिशिएटिव। देखो कितना बढ़िया मोदी जी फुल फॉर्म बताते हैं, डच इंडियन वाटर अलायंस फॉर लीडरशिप इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म, बस ऐसे याद रख लो। तो डच और इंडिया, मतलब डच मतलब नीदरलैंड और भारत का कुछ सहयोग है। काय का सहयोग है, जल संबंधी चुनौतियों के समाधान के लिए भागीदारी विकसित करेगा, ठीक है। तो बस इतना दिमाग में रखना, ठीक है, जल संबंधी चुनौतियों के। तो डच इंडियन वाटर अलायंस, तो जैसे पूछ देगा हाल ही में दिवाली इनिशिएटिव चर्चा में रहा, यह भारत का किस देश के साथ सहयोग समझौता है, तो दिमाग में रखना है डच, ठीक है। बस इतना दिमाग में रखना है, डच मतलब नीदरलैंड। अब वो ऑप्शन में डच नहीं देगा, नहीं तो आप लोग टिक कर दोगे, वो देगा डेनमार्क, उसका सूर्य बहुत चालू है सब, डेनमार्क देंगे और दे देंगे, फिर दे देंगे डच की जगह दे देंगे नीदरलैंड, है ना। अब जिसको पता होगा वो क्या करेगा, डेनमार्क इंडियन वाटर अलायंस मार देगा, ठीक। नहीं तो गलत है, ऐसे नहीं करना।
नीदरलैंड दिमाग में रखना, डच मतलब नीदरलैंड। फिर है कार्बन वॉच, तो कार्बन वॉच मतलब आप एक कार्बन की घड़ी पहनेंगे, है ना, यही है। कार्बन वॉच का मतलब होता है निगरानी, क्या करेगा, आप एक व्यक्ति जितना भी कार्बन एमिशन कर रहा है उसकी निगरानी करेगा। चंडीगढ़ दिला देगा चंडीगढ़ में, है ना। चंडीगढ़ कार्बन वॉच आरंभ करने वाला भारत का प्रथम राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र बन गया है ना। ठीक है, तो देखो गाना भी यहाँ से हम लोग को एक रिवाइज हो गया। ठीक है, तो जिन लोगों को गाना वापस सुनने का मन करे तो सुन सकते हैं। चंडीगढ़ कार्बन वॉच आरंभ करने वाला भारत का प्रथम राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र बन गया है। ठीक है, ये बेसिकली क्या करेगा, एक मोबाइल एप्लीकेशन है कार्बन वॉच, ठीक है, जो कि बताएगा कि आप कितना कार्बन उत्सर्जित करते हो पूरे दिन में, इसी प्रकार का है। अगला है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति BPKP। ये क्या है, परंपरागत कृषि विकास योजना के एक उप योजना के रूप में शुरू की गई है। बस इसको दिमाग में रखो अगला। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, किसानों को सहायता दी जा रही है ताकि वो क्या करे, रासायनिक आदानों का अपवर्जन करे और कृषि में बायोमास के पुनर्चक्रण को बढ़ावा दे। बस इतना दिमाग में रखना है और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। अगला है प्रत्यक्ष बीज बुआई चावल तकनीक, डायरेक्ट सीडेड राइस। देखो यहाँ पे चावल मैं बता दे रहा हूँ, चावल बुआई की दो तकनीकें हैं, एक होता है सिस्टम ऑफ राइस सिंप्लिफिकेशन, एक होता है डायरेक्ट सीडेड राइस। अब मैं आपसे बोलूंगा इन दोनों के लाभ और दोनों के नुकसान देख लेना, क्योंकि यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों में क्या करेगा, एक तो कथन कारण दे सकता है, जैसे अभी मैं बता दे रहा हूँ एक दो क्वेश्चन बना के ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ये मतलब आप लोग को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके सामने ये चीज़ है। ठीक है, अच्छा ये हम लोग आपदा प्रबंधन भूगोल वाला फिर नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, इसको हम लोग समझ लेते हैं, लास्ट वाला टॉपिक डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, तो चूंकि मुझे लग रहा है 1 घंटे से ऊपर हो रहा है, 1 घंटे से लंबी क्लास, डाटा आप लोगों का खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो एक बार, तो प्रत्यक्ष जो बीज बुआई तकनीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग बेसिकली, देखो एक खेत है, ये खेत है, यहाँ पे चावल प्रत्यक्ष रूप से बो, तो सीधा बीज लगा दिया, यहीं चावल फल गया, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष बुआई। जनरली हम लोग क्या करते हैं, गांव में रुपैया करते हैं, पहले चावल को एक जगह हम लोग बनाते हैं, उसका छोटा छोटा जब उग जाता है तो उसको यहाँ से उठा के लगाते हैं, रुपैया करते हैं। इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, मतलब गहन चावल उत्पादन करते हैं इसके माध्यम से, जो हम लोग गाँव में सामान्यतः करते हैं। लेकिन एक तकनीक ये है कि सीधा चावल को यहाँ पे रोप दिया, अब सीधा बो दिया प्रत्यक्ष बुआई में, तो नर्सरी में विकसित धान के पौधों की खेतों में रुपाई करने के बजाय प्रत्यक्ष रूप से धान के बीजों की बुआई करके चावल की कृषि की जाती है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते थे, कहीं पे धान के पौधे की रुपाई करते थे, है ना। अब क्या कर रहे हैं, हम लोग सीधे बीज बो दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे क्या हो रहा है, श्रम की बचत हो रही है। सही बात है, पहले एक जगह बीज लगाओ, वो जब बढ़े थोड़ा सा उसका दूसरे जगह रुपैया करो, है ना। इससे क्या हो रहा है, श्रम की बचत, सीधे बीज बो दो। जल की कम मात्रा यूज हो रही है, ये भी सही बात है, उसमें क्या होता था पूरा बाढ़ ला देते थे, है ना। इसमें क्या जल की कम मात्रा लग रही है। कठिन श्रम की कम आवश्यकता हो रही है, तो देख ही लिया हम लोग ने। फसल शीघ्र परिपक्व होती है, उसमें क्या होता है, एक बार लगाया कुछ दिन बढ़ा, फिर वहां से हटा के दूसरी जगह लगाया तो फिर से टाइम लग गया, और उत्पादन लागत कम आती है इस वाले में। ठीक है, लेकिन जो दूसरा वाला है जो हम लोग देख रहे हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, उसमें क्या है, बीज की आवश्यकता में बचत होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बीज बहुत सारे खराब होंगे, जो पुराना वाला था DSR डायरेक्ट सीडेड राइस, ठीक है, उसमें बहुत सारे बीज खराब होंगे। इसमें क्या, बीज खराब होने के चांसेस कम है, जितना आपने रोपा अगले जगह उतना उग गया। जल की बचत, अब ये कैसे हो रही है ये नहीं पता, दोनों में जल की बचत हो रही है, चलो लिख लो भाई, दोनों में जल की बचत हो रही है। सिंचित चावल की कर उत्पादकता में वृद्धि की जाती है। एक बार यार देख लेना यार, मुझे है ना, मुझे क्यों लग रहा है कि मैं गलत बता रहा हूँ, उसे गलत तो नहीं बता रहा हूँ, होना तो वही चाहिए। रासायनिक उर्वरकों का कम प्रयोग अनाज की उपज में वृद्धि करके, एक बार यार इसको आप लोग सिस्टम ऑफ राइस सिंप्लिफिकेशन मेरे हिसाब से आप लोग गूगल सर्च करके ही देख लेना, ये मुझे लग रहा है मैंने गलत समझ लिया शायद, तो मेरे हिसाब से आप लोग इसको गूगल कर लेना, है ना, क्योंकि यार मेरा एग्रीकल्चर तो है नहीं, लेकिन यार आजकल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं, तो ये आप लोग थोड़ा सा देख लेना, मतलब क्या है, जल की बचत कैसे हो रही है, ये बात मेरे पच नहीं रही है, क्योंकि दोनों में जल की बचत हो रही है, तो फिर यानी मैं गलत समझ रहा हूँ, ज़्यादा चांस यही है। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसको गूगल सर्च करके देख लेना। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो डिस्कशन में ये आपदा प्रबंधन भूगोल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप लोग पढ़ाई करते रहिए और लगे रहिए।